सभी भाई बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल DPYQ में। पेट 2025 की एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुकी है, जो 6 और 7 दिसंबर को निर्धारित है। उसके लिए हम लोगों ने कहा था कि पेट के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, तो उसी को लेके हम आज उपस्थित हैं। और हमारा एम है पेट 2025 के लिए जो संपूर्ण रिवीजन है उसको करना। जिन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड पे देखना पसंद हो वो स्पीड 1.25 या फिर 1.5 पे कर सकते हैं। और इसमें हम कोई ज्ञान की बात एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, हम सीधे प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं पेट 2021 का जो प्रथम पाली का जो क्वेश्चन है, जो 24 अगस्त को हुआ था उसको। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में शासन करने के लिए किन शासकों का सही कालानुक्रम क्या है शासकों का। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ये अगर पता हो कि ये शासक किस वंश से बिलोंग करते हैं तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, इल्तुतमिश जो है सबको पता है कि ये गुलाम वंश या फिर इसको इल्वरी वंश कहते हैं। तो ये किस वंश का हो गया? गुलाम वंश। गुलाम वंश 1211 से 1236 तक था। फिर अलाउद्दीन खिलजी वंश का है। शेर शाह सूरी सूर वंश का है। और अकबर मुगल वंश का है। तो चारों का क्रम याद हो तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है। मतलब पहले हमारा हो गया इल्तुतमिश, ये हो गया पहले नंबर पे। दूसरे पे अलाउद्दीन खिलजी हो गया खिलजी वंश का। तीसरे पे शेर शाह सूरी हो गया सूर वंश का। चौथे पे अकबर हो गया मुगल वंश का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव और शंकराचार्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा संत तुकाराम। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो शंकराचार्य हैं उनका कार्य क्षेत्र संपूर्ण है भारत है और ये अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। चैतन्य महाप्रभु जो हैं ये बंगाल का कार्य क्षेत्र रहा है, ये वैष्णव मत से संबंधित हैं। संत तुकाराम जो हैं वो महाराष्ट्र के थे और ये वारकरी मत है। और फिर नामदेव जो हैं ये भी महाराष्ट्र से संबंधित और ये निर्गुण मत है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो पहले कौन थे? ये थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी इसका सही है। इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना भी किए थे। लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन अलग से। लॉर्ड रिपन ने पहली बार नियमित जनगणना कराई थी और पहला जो कारखाना अधिनियम है 1981 में, ये दोनों इन्हीं के समय में आया हुआ है। जो क्लाइव हैं ये बंगाल के पहले गवर्नर बने थे। 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल में गवर्नर जनरल का पद और 1833 में भारत शासन अधिनियम मतलब जो चार्टर एक्ट है उसके द्वारा गवर्नर जनरल का पद जो है उसका सृजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चरक संहिता। चरक संहिता संबंधित किससे है? तो चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। चरक संहिता जो है ये आयुर्वेद के ये विद्वान थे जो चरक थे। जो कनिष्क, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कनिष्क मतलब कि कुशाण वंश के ये राज दरबार में रहते थे। ये प्रश्न अलग से कई बार पूछा आता है कि कुछ प्रमुख व्यक्तियों का नाम दे दिया था और पूछा था ये किसके शासनकाल में थे। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है चरक संहिता और ये रोगनाशक और रोग निरोधक औषधियों का इसमें उल्लेख किया गया है। पांचवा प्रश्न है, कौन सा जोड़ा इसमें से सही नहीं है हमको वो बताना है। तो उसमें कलिंग का युद्ध दिया है, शक समवत की शुरुआत, मुस्लिम युग की शुरुआत और औरंगजेब की मृत्यु। कलिंग का युद्ध जो है वो 261 में हुआ था, ये सही है। शक समवत की शुरुआत 78 AD में, ये भी सही है। मुस्लिम युग की शुरुआत 622 में, ये भी सही है। औरंगजेब की मृत्यु वाला जो है ये गलत है, ये हो जाएगा यहाँ पे ये 1700, ये गलत है, ये हो जाएगा 1707। इसका हल देखते हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु जो हुई है वो हुई है 1707 ईस्वी में। मुगल वंश का अंतिम प्रतापी बादशाह था वो। इसका मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि औरंगजेब है तो इसका मकबरा कहाँ पे रहेगा? औरंगाबाद में। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी की स्मृति में ताजमहल की तरह एक मकबरा बनवाया है। ताजमहल की तरह का मकबरा बनवाया है किसके लिए? औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी के लिए। लाल किले के भीतर मोती मस्जिद बनवाई है। 78 ईस्वी में शक समवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा की गई थी। ये इसका हल हो गया। छठा प्रश्न पूछा गया है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है?
तो ये सभी लोग जानते हैं, जो दादा भाई नौरोजी हैं इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसका हल देखते हैं। तो दादा भाई नौरोजी को उनको कार्यों के सम्मान में भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इन्होंने 1851 में रहनुमाई माजदायान सभा रफ्त गुफ्तार पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी हुआ है, ठीक है, इसको आप अलग से याद रख सकते हैं। 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लंदन, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लंदन की स्थापना इन्होंने की थी। और 1886, 93 और 1906 3 बार कांग्रेस के क्या बने, अध्यक्ष बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं ये 3 बार। इनकी प्रसिद्ध रचना जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और ये हर एग्जाम में पूछी जाती है। 7वां प्रश्न है 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग का गठन किया गया। ऑप्शन है इसमें एनी बेसेंट लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक बिपिन चंद्रपाल और तिलक और अरविंद घोष। तो ये सभी को पता है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट, माफ कीजिएगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। प्रश्न से इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये लोग किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो होम रूल की जो स्थापना है वो एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई है। देखिए अप्रैल 1916 में तिलक के द्वारा और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट किस किस महीने में हुआ है, तो ये हुआ है पहला अप्रैल के महीने में और दूसरा हुआ है सितंबर के महीने में। होम रूल की स्थापना हुई है। इसमें मराठा एवं केसरी तथा एनी बेसेंट का कॉमनवेल एवं न्यू इंडिया समाचार पत्र इसमें निकाला गया है। तो आप यहाँ से 2 मुख्य बातें क्या पता चलती हैं कि मराठा और केसरी जो है ये किसका है, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया था। और एनी बेसेंट का कौन कौन सा है, तो एक कॉमनवेल है और दूसरा है न्यू इंडिया। ये दोनों समाचार पत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी जो 1917 में अध्यक्ष बनी, जबकि तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो नहीं बने थे। ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा गया है कि कौन जो है वो कभी भी अध्यक्ष नहीं बना है, तो यहाँ पे अध्यक्ष कभी भी नहीं बने थे, तो ये कौन है, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक है। 8वां प्रश्न हमारा है, इसमें मिलान करना है हमको ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्य शोधक समाज। किससे मिलाना है, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, श्री धरालू नायडू और ज्योतिबा फुले। तो इसका सही मिलान देखिए, ब्रह्म समाज जो है ये राजा राम मोहन राय का है, तो ये हो गया ए वाला ब्रह्म समाज। दूसरा है जो रामकृष्ण मिशन है बी वाला, ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का, तो ये हो गया बी वाला। तीसरा है आर्य समाज, आर्य समाज जो है ये दयानंद सरस्वती जी का है, ये माफ कीजिएगा, ये हो जाएगा सी वाला। चौथा है सत्य शोधक समाज, ये हो जाएगा ज्योतिबा फुले का, ये हो जाएगा डी वाला। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हमारा, पहले का ए का हो जाएगा 3, तो ए का 3 3 सभी में है, बी का हो जाएगा 1, तो 3 के बाद 1 बी में और सी दोनों में है, सी का हो जाएगा हमारा 2, सी का 2 और ये हो जाएगा 5, तो ऑप्शन सी जो है हमारा ये सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका हल भी देख लीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है, और यहाँ पे प्रमुख ये है कि इन्होंने किस वर्ष में की है, ये अलग से प्रश्न बनता है। तो 1928 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में। तो आप इन सभी को, ये जो पूरा जो ये बॉक्स दिया गया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे आगे भी आने की संभावना है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, करो या मरो का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो करो मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, लेकिन ये किस दौरान दिया गया है ये प्रश्न अलग से पूछता है। तो करो मरो का नारा है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है, और भारत छोड़ो आंदोलन 1982 के समय में यह नारा दिया गया था। यह आंदोलन 8 अगस्त 1982 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो का जो नारा है ये किसने लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए अलग से, यूसुफ मेहर अली ने इसको लिखा हुआ है। और जो दूसरा है दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूसुफ मेहर अली ने ये जो नारा है वो लिखा था, ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया
तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक्चुअली इसमें एक विवाद होता है जिसको त्रिपुरी संकट कहता है। देखिए, जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो 1938 में और 1939 में, ये दोनों बार जो बोस हैं वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन 1939 के चुनाव में होता क्या है कि जो महात्मा गांधी होते हैं वो सपोर्ट करते हैं पट्टाभी सीतारामैया को, और इसमें होता क्या है कि बोस चुनाव जीत जाते हैं तो गांधी जी से नाराज हो जाते हैं। तो गांधी जी की नाराजगी के बाद जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो स्वयं इस्तीफा दे देते हैं, और उसके बाद जो पद होता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दिया जाता है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो 1939 में कांग्रेस से में एक मतभेद उत्पन्न हो गया। देखिए, बोस और पट्टाभी सीतारामैया के मध्य चुनाव होता है, उसमें बोस जो है वो विजयी हो जाते हैं। तो उसमें होता क्या कि कांग्रेस के जो कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं और गांधी जी कि इनके विरोध के फलस्वरूप जो बोस हैं वो इस्तीफा देते हैं। बोस के पद त्याग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है, और इस पूरी घटना को त्रिपुरी संकट कहते हैं। ये प्रश्न देखिए अलग से आ सकता है कि जो त्रिपुरी संकट है वो किस वर्ष में हुआ है। तो जो त्रिपुरी संकट है वो 1939 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये सलाल जो है ये चिनाब नदी पे स्थित है। ये तो सभी को नॉर्मल पता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ परियोजनाएं दी गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंट में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल समझौता उसको रद्द किया गया है, तो उसमें ये हो सकता है कि वहाँ पे जितनी भी नदियाँ आती हैं और वहाँ पे जितनी भी परियोजनाएं हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं पेट 2025 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इस बॉक्स को आप बहुत अच्छे से सारा का सारा जो है याद कर लीजिएगा। इसमें कौन कौन सा है? देखिए, व्यास है, व्यास परियोजना है तो ये व्यास नदी पे है। रंजीत सागर है, देखिए ये रॉ से रंजीत होता है तो ये रॉ से रावी है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फिर सलाल बिजली परियोजना है, ये तो चिनाब नदी पे है। फिर तुलबुल है, तुलबुल है झेलम। देखिए, बच्चे क्या होते हैं? बच्चे होते हैं जो वो होते हैं चुलबुल होते हैं। ठीक है, तो चुलबुल होते हैं बच्चे, तो उनको वो झेलना पड़ता है। तो तुलबुल किस पे हो गया? झेलम पे हो गया। फिर है दुलहस्ती, दुलहस्ती हो गया फिर से चिनाब पे। और बगलिहार, बगलिहार भी हो गया चिनाब पे। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि देखिए ये भी चुनाव है, ये भी चुनाव है, ये भी चुनाव है। मतलब जो सलाल है, जो दुलहस्ती है और जो बगलिहार है, ये तीनों चिनाब पे हैं। मतलब चिनाब पे ज़्यादातर परियोजनाएं हैं वहाँ पे। अगला प्रश्न हमारा है, वसंत विषुव कब होता है? तो वसंत विषुव जो है ये होता है हमारा 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को, जो सीधे 21 मार्च को जो सूर्य होता है वो भूमध्य रेखा पे एकदम सीधा चमकता है। ठीक है, तो हम थोड़ा विषुव के बारे में जान लेते हैं। देखिए, विषुव जो होता है ये दो होता है। ठीक है, एक होता है वसंत, दूसरा है हमारा शरद। इसमें होता क्या है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की एकदम जो भूमध्य रेखा है, जो सूर्य होता है उसकी स्थिति उस समय भूमध्य रेखा पे होती है। और इसमें ये जो उत्तरी गोलार्ध है और जो दक्षिणी गोलार्ध है, दोनों में दिन और रात का जो समय होता है वो दोनों बराबर होता है। जो वसंत वाला हमारा विषुव है ये होता है हमारा, देखिए 20 को भी पढ़ सकता है, 21 को भी ये पढ़ सकता है। शरद वाला हमारा जो विषुव है ये 22 को या फिर 23 सितंबर को ये पढ़ सकता है। ठीक है, तो इन दोनों दिनों में होता क्या है कि जो उत्तरी ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव है, दोनों में दिन और रात का समय बराबर होता है। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जगह है राजस्थान में। तो ये जो है ये तांबा के लिए सबसे फेमस है। तो राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है राजस्थान के झुंझुनू जिले में है, और ये खेतड़ी नगर का जो निर्माण है भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है? तो कांजीरंगा हमारा असम में है। और कांजीरंगा इसके साथ जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए कांजीरंगा हमारा कहाँ पे है? तो असम में हो गया। कान्हा मध्य प्रदेश में है, पेरियार केरल में, और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। आपको ये बताना है कि जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है ये किस जानवर के लिए फेमस है, और ये लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और कान्हा भी आपको बता सकते हैं कान्हा किसके लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो हिमालयी नदी तंत्र में कौन कौन सी आती हैं? आप यहाँ पे देखिए, गंगा तो आती ही आती है, गंगा के बाद ब्रह्मपुत्र भी आती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? दूसरा और तीसरा। तो ये ऑप्शन बी है हमारा। देखिए, दूसरा और तीसरा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र
हिमालयी तंत्र की नदियां हैं, जबकि कावेरी और गोदावरी दक्षिण भारत की नदियां हैं। गंगा नदी का जो उद्गम है, देखिए गंगा का जो उद्गम है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से हुआ है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है वो त्र्यंबक पहाड़ी से हुआ है। और कावेरी नदी का उद्गम जो है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है। एक चीज़ आप यहाँ पे और नोट कर सकते हैं, ये जो हिमालयी तंत्र की जो नदियाँ दी गई हैं ना, इसमें आप एक नाम और ऐड कर लीजिए, उसका नाम कौन सा है? सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी भी जो है वो इसी में आती है। अगला क्वेश्चन है कि बैंक रेट क्या होता है। तो बैंक रेट जो है, देखिए हमको आपको जब ज़रूरत पड़ती है पैसे की तो हम जाते हैं बैंक से, हम बैंक से लोन लेते हैं। लेकिन जो हमारे ये बैंक होते हैं, जो कॉमर्शियल बैंक है, जब इनको पैसे की ज़रूरत होती है तो ये लोग उधार लेते हैं आरबीआई से। तो आरबीआई जो होती है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये जब लोन देती है किसको? कॉमर्शियल बैंक को। तो आरबीआई जिस दर पर इन लोगों को उधार देती है वही होता है हमारा बैंक रेट। ठीक है, ये हो गया हमारा बैंक रेट, जिस दर पर इनको उधार देती है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन देखिए हमें 4 हो जाएगा, देश का जो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली जो आधिकारिक जो ब्याज दर होती है, और ये हर समय मतलब समय समय पे ये बदलती रहती है, इसका अनाउंसमेंट होता रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आरबीआई द्वारा कोषानुपात को घटा दें तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नगद कोषानुपात का मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। और साख सृजन का मतलब होता है क्रेडिट क्रिएशन। देखिए इसको ऐसे समझते हैं कि एक तो होते हैं केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक हमारा कौन सा है? आरबीआई है। और अदर बैंक हम ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, आप पीएनबी ले लीजिए, मान लीजिए पीएनबी बैंक ही है। तो आरबीआई क्या करता है कि आरबीआई एक कैश रिजर्व रेशियो जो है वो अनाउंस करता है। मान लीजिए अगर वो कह रहा है कि हम 4% हमारा जो है वो सीआरआर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमिक्स है। अगर 4% सीआरआर है, इसका मतलब है कि पीएनबी के पास अगर 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में से 4 रुपये जो है वो आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे और पीएनबी के पास 96 रुपये शेष बचा रहेगा। लेकिन तो मान लीजिए आरबीआई ने अगर कैश रिजर्व रेशियो अगर घटा दिया, मान लीजिए 4% की जगह पे आरबीआई ने 3% कर दिया, तो पीएनबी के पास कितना बचेगा? 97% पैसा उसके पास सेफ बचेगा। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे जब कैश रिजर्व रेशियो घट रहा है तो पीएनबी के पास जो भी क्रेडिट बची हुई है, मतलब जो भी धन बचा हुआ है, उसकी मात्रा बढ़ रही है। ठीक, तो आपने यहाँ से एक चीज़ क्या सीखी? आपने यहाँ से एक चीज़ ये सीखी, जो सीआरआर होता है, मतलब कैश रिजर्व रेशियो अगर है, अगर ये बढ़ेगा तो जो क्रेडिट है ये घटेगी। मतलब सीआरआर अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट घटेगी, और सीआरआर अगर घटेगा तो क्रेडिट जो है वो बढ़ेगी। मतलब इन दोनों में उल्टा रिलेशन जो है वो होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा इट विल इंक्रीज, क्योंकि जो सीआरआर है वो घट रहा है। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये हो जाएगा हमारा पूंजीवादी, माफ़ कीजिएगा, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसी में ये होता है। इस अर्थव्यवस्था में जो भी प्राइवेट सेक्टर है उनका सारा का सारा अधिकार होता है, और उनका जो मेन एम है वो क्या है? लाभ को अर्जित करना। जैसे इसका उदाहरण क्या हो गया? इसका उदाहरण हो गया यूएसए। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन सा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में हो गया हमारा इंडिया हो गया। समाजवादी में कौन सा हो गया? तो रशिया हो गया। 19वां प्रश्न है, 100 रुपये का नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? तो एक चीज़ ये सभी लोगों को पता होगी कि जो 1 रुपये से जितने भी बड़े नोट होते हैं सब पे जो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है, और जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर जो वित्त मंत्रालय के जो वित्त सचिव होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में अलग अलग में पूछा हुआ है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीआई के गवर्नर, क्योंकि 100 रुपये का नोट 1 से ऊपर होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? फेमा का हमको फुल फॉर्म बताना है। तो फेमा का जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये जो फेमा आया था ये आया था सन 2000 में। इसके पहले एक्चुअली ये फेरा हुआ करता था। ठीक है, और फेरा जो था ये 1973 का आया हुआ है। ये दोनों जो वर्ष है ना, ये वर्ष भी अलग से पूछे जाते हैं। ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इनका फुल फॉर्म भी दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, जो फेरा एक्ट है, मतलब FERA,
फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये 1973 का है। और यही सन 2000 में जाकर के ये फॉरेन जो एक्सचेंज है ये मैनेजमेंट हो जाता है। मतलब यहाँ पे किस चीज़ में परिवर्तन हुआ, देखिए पहले ये रेगुलेशन हुआ करता था, बाद में इसको केवल मैनेजमेंट कर दिया गया, इतना ही केवल अंतर हुआ है। यह अधिनियम पूरे देश और भारत के बाहर संचालित होने वाली जितने भी कॉरपोरेट होते हैं उन सभी शाखाओं पर, एजेंसियों पर लागू होते हैं, जिसके नियंत्रक मालिक जो होते हैं वो एक भारतीय होते हैं। मतलब विदेशों में जो भी लोग काम करने वाले हैं, जिनकी कंपनियां अलग अलग देशों में हैं, तो और वो भारत के निवासी हैं, तो उन पर ये एक्ट जो है वो लागू होता है। 21वां प्रश्न है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं सभ्यता जो है, स्वच्छता जो है वो किसमें शामिल है? तो ये जो है हमारी राज्य सूची का विषय है, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके विषयों में 3 भागों में इसको बांटा गया। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संविधान के लागू होते समय जो संघ सूची थी वो 97 थी, वर्तमान में 100 है। जो राज्य सूची थी वो 66 थी, वर्तमान में 61 है। और समवर्ती सूची जो थी वो 47 थी, वर्तमान में ये 52 है। तो तीनों की संख्या भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है पंचायती राज। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो जो पंचायती राज आपको याद होगा, जो आर्टिकल 40 होता है, ठीक है, आर्टिकल 40 गांव का जो स्थापना होता है, गठन जो है, तो ये राज्य के निधि निदेशक तत्व में आता है। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा संविधान के भाग 4 में, पहली बात किसमें? भाग 4 में है। और ये जो DPSP होता है उसमें है, और अनुच्छेद 40 में ये किया गया है। भारत के जो संविधान है उसके भाग 3 में, जो कि मूल अधिकार किसमें? भाग 3 में है, ये 12 से 35 तक है। जो DPSP है, नीति निदेशक तत्व है, ये 36 से 51 तक है। और खंड का जो मूल कर्तव्य है, मतलब जो पार्ट 4A है, जो पार्ट 4A है मौलिक कर्तव्य 4A में है, ये पार्ट 3 में है, इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राइट टू एजुकेशन एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो राइट टू एजुकेशन हमको पता है कि आर्टिकल 21(1) में आता है, 21A में आता है। ये प्रावधान जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए। 86वां संविधान संशोधन है सन 2002 में, उसी के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। और 19, और ये तो सभी को पता होगा, जो 19 है वो क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। और 29 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो भी अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो ये तो सभी को पता है लगभग, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और BR अम्बेडकर के द्वारा, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा BN राव, जो संवैधानिक सलाहकार की भूमिका का निर्वहन इसमें किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित जो है वो निहित है? तो अल्पसंख्यक जो होते हैं वो आर्टिकल 29 में आते हैं। 21 जो है आर्टिकल वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की है। जो आर्टिकल 24 है, ये जो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हुए वो खदानों में, माइंस में काम करते हैं, ठीक है, चाहे कारखानों में काम करते हैं, तो उस पर ये प्रतिबंध लगाता है। और जो आर्टिकल यहाँ पे देखिए, इसी से आर्टिकल 23 रिलेटेड है। ये 23 क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। मतलब कि जो देह व्यापार होता है उसको वो रोकता है। आर्टिकल 19 क्या है? 19 ये कहता है कि आपको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण बचाने का जो अधिकार है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप जान जाइए, ये जो कहा गया ना अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा, यहाँ पे ये जो वर्ड अल्पसंख्यक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, ये अल्पसंख्यक जो है वो जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में यूज नहीं किया गया है। ठीक है, ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि जो अल्पसंख्यक वर्ड है ये जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में है। नहीं, अल्पसंख्यक मतलब कि जो भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हो। किस रूप से? भाषाई रूप से। ठीक है, भाषाई रूप से मतलब जो भाषा बोलने वाले बहुत कम लोग बचे हुए हैं उनके लिए है ये। 26वां प्रश्न है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो ठोस चालक में हमारे जो धारावाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, आपको ये पता होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा अगर इधर है तो जो विद्युत धारा होती है वो उसके अपोजिट दिशा में जाती है।
तो ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की है। वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते हैं बल्कि स्वतंत्र होते हैं, उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? आप इसको बताइए, प्रकाश वर्ष क्या है? रॉकेट की गति? एकदम नहीं है। एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा गति? तो ये भी नहीं है। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी? यही इसका सही है। निर्वात में प्रकाश कितना दूरी चलता है तो वही प्रकाश वर्ष होता है। और हवाई जहाज की गति? ये भी नहीं है। हवाई जहाज की हम लोग गति को किस में मापते हैं? तो मैक नंबर में मापते हैं। मैक नंबर में मापते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्रकाश वर्ष है ना, ये खगोलीय दूरी का मात्रक है। 28वां प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का इसमें कौन सा सूत्र होगा, आपको वो बताना है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब कि CaOCl2। सभी का इसमें नाम देख लेते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब क्या है? ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया। कैल्शियम सल्फेट हो गया, जिप्सम। सोडियम क्लोराइड हो गया, बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा। और सोडियम कार्बोनेट हो गया, साधारण नमक। यहाँ पे देखिए सबका जो फॉर्मूला है वो दिया गया, जो रासायनिक नाम है वो तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे केवल एक जो ये जिप्सम है, केवल इसका जो है वो फॉर्मूला नहीं दिया गया है। तो ये है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 डॉट 2H2O। एक चीज़ आप और जान रही है, देखिए ये है CaSO4, माफ कीजिएगा CaSO4। CaSO4 में हम लोग अगर क्या करेंगे कि जल को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जिप्सम। अब अगर हमको जिप्सम दिया हुआ है और जिप्सम में से अगर हम जल को निकाल दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा फिर से बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ, ये होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसमें केवल आधा जो अणु होता है वो जल का उपस्थित होता है। 29वां प्रश्न है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या होता है? तो देखिए आप एक चीज़ आप नोट कर लीजिए यहाँ पे कि जो 24 कैरेट जो सोना होता है वो 100% शुद्ध होता है। तो अगर 24 कैरेट 100% शुद्ध है तो हमको निकालना है 18 कैरेट। तो ये एक एक नियम वाले से निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 18 गुणे 100/24। 6 से काटेंगे 3 बार, 6 से काटेंगे 4 बार, तो 300/4 ये कितना आ गया? 75%। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार एग्जाम में कई बार 22 कैरेट का भी पूछता है, तो 22 कैरेट का भी आप निकाल सकते हैं। हमको क्या करना है? हम लिखेंगे 22/24, मतलब कि 24 हिस्से में 22 हिस्सा जो हमारा है वो शुद्ध है, और इसको हम 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज से निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो 22 कैरेट का रेट हो जाएगा। संतरे में बहुतायत में क्या पाया जाता है? तो संतरे में सभी को पता है विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और जो विटामिन ए है, विटामिन ए का जो नाम है वो है रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी होता है। 32वां प्रश्न हमारा है, देखिए 885 को 3 बार गुणा किया है और 115 को 3 बार गुणा किया है। फिर 885 गुणे 885 धन 115 गुणे 115 और माइनस AB। तो अगर हम लोग 885 को अगर हम लोग A कहें और 115 को हम लोग B कहें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है A³ + B³ डिवाइडेड बाई A² + B² - AB। हमको यही दिया हुआ है। तो हम लोग को सभी लोगों को पता है कि A³ + B³ का फॉर्मूला क्या होता है। A³ + B³ का फॉर्मूला होता है A + B और ब्रैकेट में A² - AB + B²। तो ये ऊपर वाले से ये पूरा पूरा कट जाएगा, बच जाएगा A + B हमको बच जाएगा, और A + B हम जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 885 धन 115। ये सीधे सीधे हमारा उत्तर आ जाएगा सीधे 1000। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1000। 33वां प्रश्न है,
√5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण में क्या करते हैं, आप ये जान लीजिए कि ये है √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3। अब देखिए यहाँ पर परिमेयीकरण में क्या होता है कि यहाँ पे जो नीचे साइन है ना, ये प्लस वाला, इसका विपरीत साइन से हम गुणा कर देंगे तो हमारे हो जाएगा √5 माइनस √3 बटे √5 माइनस √3। अब हमको क्या मिल जाएगा, देखिए √5 माइनस √3 का ये वर्ग मिल जाएगा हमको, तो √5 माइनस √3 का वर्ग हो गया, और बटे में √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे, जैसे आपको ये पता होगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये गुणा होता है तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 का मान हमारा आ जाएगा 2, और आप इसका जब वर्ग करेंगे, देखिए इसका वर्ग यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो फाइनल आपका आंसर जो है 4 माइनस √15 आ जाएगा। हमारा उत्तर जो है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप यहाँ से सोल्यूशन देख सकते हैं, जिनको भी सोल्यूशन देखना हो। 34वां प्रश्न है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप पहले ऐसे मान लीजिए कि पहले जो मूल्य था वो कितना था, 100 रुपये था, ठीक है, और वो 100 यूनिट बेच रहा था, ठीक, 100 रुपये मूल्य था, 100 यूनिट वो बेच रहा था। अब कह रहा है कि 30% उसका मूल्य गिर गया, तो मूल्य पहले 100 था, अब कितना हो गया, 30 गिर गया तो बच गया 70। दूसरा क्या कह रहा है कि उसकी बिक्री जो 20% बढ़ गई, तो पहले 100 यूनिट बेच रहा था तो अब वो बेच रहा है कितना, 120 यूनिट। तो मान लीजिए कोई दुकानदार है, उसकी आय क्या हो सकती है, उसकी आय क्या होगी, मान लीजिए कि अगर वो 1 यूनिट अगर बेच रहा है, मतलब कि जो मात्रा है और गुणे 1 यूनिट का कितना दाम है, यही तो होगा। तो पहले 100 रुपये में बेच रहा था 100 यूनिट, तो टोटल कितना वो उसका आय हो रहा था, 10,000 रुपये का आय हो रहा था। अब वो बेच रहा है 70 यूनिट बेच रहा है और 120 रुपये में बेच रहा है, तो ये कितना हो गया, 12 सत्ते 8400। मतलब पहले 10,000 रुपया उसका इनकम हो रहा था और अब इनकम हो रहा है कितना, 8400, मतलब 1600 रुपये का लॉस हो गया। तो 10,000 पे 1600 मतलब कि आप 16% आपका लॉस हो रहा है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 16% लॉस। 35वां प्रश्न हमारा है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र जो है वो 18.5 वर्ष है। अगर कोच की भी उम्र इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% जो है वो बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र कितनी है? देखिए इसको सॉल्व करने का जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ वो बहुत छोटा तरीका है कि 4 खिलाड़ियों की जो उम्र है वो 18.5 वर्ष है, तो 18.5 खिलाड़ियों की उम्र है, प्लस 20% इसमें जो एज है वो बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 18.5 का हम 20% निकालेंगे जब, तो 6/5 हो जाएगा। ये आएगा ये आएगा 3, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 3 बच जाएगा, 5 7 35, 3.7 गुणे 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3.7 गुणे 6, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 3 18 धन 7 6 42, मतलब 4.2, तो ये होगा कितना, 22.2 वर्ष। तो प्रश्न में अगर पूछता कि बढ़ी हुई जो एवरेज एज है वो कितनी होगी, तो वो हो गई 22.2, लेकिन हमको ये नहीं करना था, हमको करना, देखिए 18.5 है ना, 18.5 4 लोगों का है, तो उसमें 20% अगर बढ़ेगा तो हमको ये तो निकालना पड़ेगा कि 20% होता कितना है। तो 18.5 का 20% हो गया हमारा 3.7, तो 3.7 जो है वो बढ़ा है, और पहले 4 लोग थे, अब कितने हो गए, 5 लोग। तो ये जो टोटल है, ये वाला हिस्सा ये हो जाएगा उस जो टीचर है वो शामिल हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा 18.5 धन, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 3 15 और 7 5 35, 15 और 35 18.5, ये भी हो गया, तो 18 18 36 और आधा आधा 37 वर्ष हो जाएगा जो कोच है उसका उम्र। अगर आपको ये तरीका समझ में ना आया हो तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है एवरेज का, आप उसको जाके देखिए, बेसिक से समझाया गया है, आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। अगला देखते हैं, यहाँ से हिंदी वाला पोर्शन शुरू हो गया है। एकल का विलोम बताना है, तो एकल का होता है बहुत, बहुल, एकल मतलब कि एक,
इकलौता, और बहुत मतलब कि ढेर सारे। अगला इसमें है जैसे कि पर्याप्त है तो अपर्याप्त हो गया, अकेला का हो जाएगा दुकेला, उपयुक्त हो जाएगा अनुपयुक्त। अगला प्रश्न है 37वां, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्प का हो जाएगा पर्यायवाची अहंकार। दर्प माने क्या क्या होता है? अहंकार, दंभ भरना जैसे कि घमंड, मान, अभिमान और गर्व, तो ये सारे हो जाएंगे। अब जो अन्य वर्ड इसमें दिए गए हैं जैसे कि व्यथा, तो व्यथा का पर्यायवाची क्या है? व्यथा का होता है दुख, वेदना, विपदा, शोक, खेद, कष्ट, संताप, अफसोस। संताप वर्ड आप ध्यान रख सकते हैं। स्वाभिमान, स्वाभिमान मतलब कि का पर्यायवाची हो जाएगा आत्मगौरव, आत्मसम्मान। 38वां है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए हमको एक शब्द बताना है, तो मन को हरने वाला होता है मनोहर, माने मन को उसने हर लिया हो। मर्म तक पहुंचकर उन पर अनिष्ट प्रभाव डालने वाला होता है मर्मांतक। जो मद में उन्मत्त हो वो होता है मदमस्त। ठीक है, तो ये अन्य वर्ड हो गए। 39वां है, गागर में सागर भरना का इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो गागर में सागर भरना मतलब कि थोड़े में बहुत ज़्यादा कहना, तो गागर में सागर का हो जाएगा थोड़े में बहुत कहना। अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला। अंग अंग मुस्कुराना मतलब बहुत प्रसन्न होना, और लोहा मानना मतलब कि हार मानना। 40वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है। महत्वाकांक्षा कैसे लिखाता है? तो महत्वाकांक्षा जो है वो देखिए ऐसे लिखाता है, महत्वाकांक्षा। अगला वर्ड हमारा जो है वो पैसेज दिया हुआ है, और इसमें 41 से लेके 43 तक, इसका मतलब होगा कि 41, 42 और 43 हमको 3 नंबर जो है वो पैसेज से दिया गया है। तो पैसेज में पैसेज करने से पहले देखिए जो मैं तरीका यूज करता हूँ कि आपको पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ने से पहले आप क्या करेंगे, आप आपको जो भी प्रश्न पूछे गए हैं कि आपके दिमाग में वो प्रश्न होने चाहिए कि जब आप पैसेज पढ़ने जाएंगे तो आपको ये तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि यार यही प्रश्न तो पूछा गया है। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है? अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, मतलब कि जो मेनी साइडेड पर्सनालिटी होती है वो क्या होती है। दूसरा हमारा प्रश्न है पंडित नेहरू इंजॉय, पंडित नेहरू क्या इंजॉय करते थे। तीसरा हमारा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो पंडित नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू को, मतलब उनके विचार को प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो सीधे सीधे तो नहीं दिया हुआ है लेकिन दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न है मेनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी नहीं, सिक्रेटिव पर्सनैलिटी नहीं, अ पर्सन हैविंग वेराइड इंटरेस्ट ये सही है, और कैपेबल पर्सन ये भी सही नहीं है। देखिए यहाँ पे नेहरू के बारे में यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि नेहरू को देखिए रीडिंग करना पसंद था, बुक्स की लिखना पसंद था, लोगों से मतलब पॉलिटिकल फाइटिंग उनको पसंद थी, और रेजिस्टिंग टायरनी, टायरनी मतलब कि अत्याचार, अत्याचार से मतलब उनको रोकना पसंद था। ठीक है, और जो भी समाज में बुराइयां हैं उनको भी रोकना उनको पसंद था। तो मतलब उनको भिन्न भिन्न प्रकार के काम पसंद थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका जो सही उत्तर हो सकता है, एक ऐसा आदमी जिसकी बहुत सारे इंटरेस्ट हों वो होता है मेनी साइडेड पर्सनैलिटी। ठीक है, ये आसान था। अगला है पंडित नेहरू इंजॉय, पंडित नेहरू क्या इंजॉय करते थे? तो हम लोगों ने अभी देखा कि वो बुक रीडिंग करते थे, लिखना, पॉलिटिकल फाइटिंग और सोशल इविल्स ये भी था, और रेजिस्टिंग टायरनी ये भी था। तो मतलब कि उनको ये तीनों काम पसंद थे। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया हुआ है डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, मतलब उनको ये सभी पसंद थे और इसके अलावा ये जो अन्य काम थे वो सारे के सारे उनको पसंद थे। तो ये भी ऑप्शन डी जो है ये आराम से कोई लगा सकता है। अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा जो है वो नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो इसमें आप यहाँ पे एक लाइन देख रहे होंगे कि दिया हुआ है कि इन हिम मतलब उनमें साइंटिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट वेयर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस, मतलब नेहरू जी में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था वो और जो मानवतावादी दृष्टिकोण था वो दोनों में एक बैलेंस बना हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों विचार से अपनी सहमति रखते थे। तो ऑप्शन सी में क्या कहा है कि साइंस और ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, मतलब कि दोनों जो है वो समान रूप से इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ है। तो इसमें 3 में आपका 3 नंबर आराम से हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44वां है गिव द सिनोनिम, मतलब आपको समानार्थी बताना है।
तो फेमस का समानार्थी मतलब फेमस मतलब हो गया प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध का क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध का हो जाएगा पॉपुलर, ये वाला ऑप्शन सी। अन्य वर्ड जो दिए गए हैं, ऑफुल, ऑफुल माने क्या होता है, ऑफुल माने होता है वेरी बैड, मतलब बहुत बुरा, और अनप्लीजेंट, असुखदायक होता है। फिर स्टीडी, स्टीडी माने क्या होता है, डेवलपिंग, ठीक है, जो ग्रोइंग हो रहा हो, ठीक है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हो रहा हो एट अ रेगुलर रेट, उसको कहते हैं कि जैसे होता है ना कि स्टीडी रेस, कि आप एक समान मतलब एक क्रम से आप दौड़ेंगे, अगर लगातार अगर आप दौड़ेंगे तो आप रेस जीत जाएंगे। जैसे तैयारी में भी यही होता है कि जो लोग एक वीक में 3 दिन पढ़ते हैं बहुत दम लगा के, फिर 4 दिन रेस्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पर डे आपको 4-4 घंटा 5-5 घंटा जो भी है आप उस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अगला प्रश्न है, एंटोनिम बताना है, मतलब कि विपरीतार्थी बताना है। वर्ड दिया गया इसमें ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब कि पारदर्शी वर्ड दिया गया है, तो पारदर्शी का क्या हो जाएगा इसमें, ओपेक, ठीक है, मतलब जिसमें से हम लोग देख नहीं सकते हैं। अदर वर्ड इसमें क्या दिया गया है, तो दिया गया है लिम्पिड, लिम्पिड माने क्या होता है कि क्लियर एकदम, ठीक है, लिम्पिड माने क्लियर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, देखिए रीजनिंग से संबंधित है ये, तो पक्षी विज्ञानी, पक्षी क्या होता है, अगला वर्ड है नृविज्ञानी। देखिए ये पक्षी है ना, तो पक्षी से क्या बनेगा, पक्षी विज्ञानी, तो यहाँ कौन सा वर्ड होगा जिससे बनेगा, नृविज्ञानी। नृविज्ञानी का मतलब क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मानव पे जो लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है, उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमको शब्द बताना है जो इसमें से भिन्न हो। शब्द हमारा है दही है, मक्खन है, पनीर है और तेल है। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि सारे के सारे जो है वो दूध से बने हुए हैं, जबकि जो तेल होता है वो दूध से नहीं बना है, तो तेल हमारा भिन्न हो गया। ये रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, बोला है कि प्रोडक्शंस को ये कोड लिखा गया है, तो उसी कोड में ओरिएंटेशन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। देखिए ये P से स्टार्ट हो रहा है और ये Q से स्टार्ट हो रहा है, मतलब P के बाद Q है, ठीक है, फिर ये दूसरा वर्ड हमारा R है और R के बाद यहाँ पे Q है, मतलब ये घटा दिया है। फिर अगला वर्ड हमारा O है, O के बाद P आता है। तो यही सीरीज है, कोई बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है। देखिए पहले +1 किया है, फिर -1 किया है, फिर +1, फिर -1, फिर +1, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और जो बीच वाला वर्ड है उसमें +2 कर दिया है, और फिर उसके बाद फिर से सेम वही सीरीज है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हमको दूसरा वर्ड क्या बताना था, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में हम क्या करेंगे, देखिए +1 -1 +1 -1 +1, और फिर बीच में +2 करेंगे। तो इस प्रकार आप हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा इसमें सही। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, ठीक है। तो देखिए निखिल कह रहा है रीता की ओर इशारा करते हुए, तो हम यहाँ से रीता से ही रिश्ता शुरू करते हैं। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल कहता है कि मैं जो हूँ उनकी माँ मतलब कि रीता की माँ जो भी रही होंगी, रीता की माँ के पुत्र का, रीता की माँ का पुत्र होगा मतलब रीता का कोई एक भाई रहा होगा, और इनके पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, ठीक है, इकलौता पुत्र हूँ मतलब कि ये निखिल है। तो प्रश्न पूछा है कि रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। तो हमको देखिए यहाँ पे ये लोगों में दुविधा होती है कि किसका रिलेशन बताना है। यहाँ पे रीता का रिश्ता पूछा गया, न कि निखिल का। तो रीता का रिश्ता क्या हो जाएगा, तो रीता कौन है, रीता है निखिल के पिता की बहन, मतलब रीता हो गई इनकी बुआ। ऑप्शन ए जो है वो इनकी बुआ हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए 25 अगस्त को कहा है कि गुरुवार है, और हमको पूछा है क्या सोमवार, तो हम पहले सोमवार पे जाएंगे, ठीक है। तो 25 अगस्त को यहाँ पे देखिए सोल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे गुरुवार है, ठीक। तो गुरुवार के अगर पहले आए तो बुधवार, फिर मंगलवार, फिर सोमवार, मतलब 25, 24, 23, 22 हम ऐसे कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये गुरुवार है तो गुरुवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार आएगा, शनिवार आएगा, रविवार आएगा और फिर सोमवार आएगा, मतलब 25 के बाद 26, 27, 28, 29। तो 29 को भी हमको सोमवार मिल जाएगा। अगर हम इससे आगे जाएँ तो, और पीछे जाएँ तो हमको 22 को मिलेगा। तो इसका मतलब हमको ये हुआ कि 22 को और 29 को हमको सोमवार मिल रहा है, और हमको अगर जानना है कि कौन कौन दिन पड़ेगा तो उसमें हमको 7 जोड़ के या फिर 7 हमको घटाना पड़ता है।
तो हमने ये देखा कि 22 को मिल रहा था, 29 को मिल रहा था। 22 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 15, 15 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 8, 8 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 1। मतलब 1, 8, 15, 22, 29, मतलब कि ये टोटल कितने हो गए? 5 दिन हो गए। तो इस महीने में सोमवार की संख्या कितनी हो गई? ये हो गई ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना क्रियान्वयन नहीं किया गया है? तो देखिए, ये जब भी प्रश्न बना होगा तो उस समय का ये करंट का क्वेश्चन रहा होगा, तो करंट के क्वेश्चन के हिसाब से उस समय ये पटना में नहीं है और सभी शहरों में ये किया गया था। तो इसमें कहा हुआ है कि 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव डाली गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उस समय का करंट रहा है, आज ये रिलेवेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बनी है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उस समय के हिसाब से इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, मतलब रिलायंस जियो जो है वो 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड उस समय बनी होगी। बोल्ड वाला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है? किस राज्य में ये शुरू किया गया है? ये प्रश्न है। तो ये राजस्थान में शुरू किया गया था। बोल्ड एक्चुअली है क्या? बोल्ड है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट, मतलब सूखे क्षेत्रों में जो बांस वाले क्षेत्र होते हैं, बांस उगाना, ये उससे संबंधित है। तो सूखे क्षेत्र कहाँ पे हैं? तो सूखे क्षेत्र राजस्थान साइड में है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की जो कोवैक्सीन बनाई गई थी, तो मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी उस समय का क्वेश्चन है, तो ये इसका उत्तर घाना हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये आप याद कर सकते हैं क्योंकि रिसेंट में, तो ये हो जाएंगी ऑप्शन ए जो है वो सिरिस बांदला। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें 2025 जब पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो एक मिशन है नासा का, उसका नाम है एक्सियोम। और एक्सियोम में भी ये 4 है, तो एक्सियोम 4 जो है ये नासा का है और इसमें हमारे जो भारत के हैं उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो है वो इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है उस पर, मतलब जो ISS है उस पर जाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। और इस प्रश्न में इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए जो शीर्षा है वो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत की तीसरी बेटी हैं। 2 लोग कौन हैं? तो कल्पना चावला और सुनीता विलियम पहले जा चुकी थी। तीसरे नंबर पर भारत की बेटी थी ये सिरिसा बांदला। अगला प्रश्न है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर है सुमित मलिक। इन पे 2 साल का प्रतिबंध लगा था उस समय, ये डोप टेस्ट में फेल हो गए थे, मतलब इन्होंने कुछ नशीला पदार्थ जो है वो लिया होगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो सुमित है वो राष्ट्रमंडल खेल जो है कॉमनवेल्थ गेम 2018 में ये स्वर्ण पदक विजेता भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत का वो कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ पे एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली जो है वो लागू की गई थी? क्या है एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली? ये था हिमाचल प्रदेश, ये उस समय का था। और उत्तर प्रदेश जो है वो पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE प्लस शुरू किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ये सारा करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि करंट का जो पोर्शन है वो 10 नंबर का आता है पेट के एग्जाम में। अगला प्रश्न, भारत स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये हो गए विराट कोहली। फिर सुपेश उसमें पूछा था, तो सुपेश जो थे वो सर्वोच्च न्यायालय के लिए बनाया गया है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट के लिए बनाया गया था, इसका फुल फॉर्म। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल से 5 भारतीय राज्य जो सीमा साझा करते हैं, उसमें कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं। और पाकिस्तान से कौन कौन हो गए? तो पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ऐसे ही चीन से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो है वो सीमा साझा करते हैं। कोस्टा रिका की राजधानी पूछा है, तो कोस्टा रिका की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी जॉनसून। अन्य देश की राजधानी, चीन का हो गया बीजिंग, कोस्टा रिका का हो गया सॉन जोस, भारत का हो गया नई दिल्ली और बांग्लादेश का हो गया ढाका। 63वां प्रश्न है,
केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? देखिए आधिकारिक भाषा इसकी है बी, मलयालम। लेकिन जिन लोगों को मान लीजिए अगर ये नहीं आता होगा तो वो लोग एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं। देखिए ये भारत का मैप है, ठीक है, ये है केरल, और केरल के पास पड़ता है लक्षद्वीप। मान लीजिए यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो केरल में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बोली जाती है मलयालम। अगर किसी को इतना पता होता तो वो आराम से इसका उत्तर जो मलयालम लगा सकता था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो अधिकतम संख्या जो है वो कितनी है? 200, माफ कीजिएगा 552 है। परंतु 2020 में जो एंग्लो इंडियन थे तो उनको समाप्त कर दिया गया, अब एंग्लो इंडियन नहीं रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात यहां से क्या निकल के आई कि 2026, देखिए 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन नहीं करने की बात जो है वो कही गई है। किसमें? जो 84वां, देखिए जो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 है, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि 2026 तक सीट में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो कुल संख्या होगी वो 552 ही होगी, भले दो लोग निकाल दिए गए हों। और अभी ये डेटा जो है ये करंट में भी रिलेवेंट बना रहेगा, क्योंकि अभी हमारा 2026 बीता नहीं है। तो अगर अभी पूछे कि कितने लोग मैक्सिमम हैं तो उसका उत्तर हो जाएगा 552, न कि 550, गलत हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता है। हिंदी दिवस जो होता है वो मनाते हैं हम 14 सितंबर को। अन्य देखते हैं तो 1 अक्टूबर को है विश्व शाकाहारी दिवस, 26 नवंबर को है राष्ट्रीय संविधान दिवस, और 3 अक्टूबर को है जर्मनों का एकता दिवस। कौन सा देश इसमें सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए सार्क में म्यांमार नहीं है, ठीक है, म्यांमार हमारा बगल की देश है, लेकिन म्यांमार जो है वो इसमें शामिल नहीं है। तो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना जो हुई है वो 1985 में हुई है। देखिए सार्क है, सार्क की स्थापना 85 में, और कहाँ पे हुई है? ढाका में। ढाका कहाँ है? तो बांग्लादेश में है। 7 लोग इसके संस्थापक सदस्य हैं, ठीक है। संस्थापक में कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान 2005 में सदस्य बना है, मतलब अफगानिस्तान बाद में इसमें ऐड हुआ है। और भारत का जो पड़ोसी है म्यांमार, वो इसमें शामिल नहीं है। सार्क का जो मुख्यालय है वो है काठमांडू, नेपाल में मुख्यालय। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। यहाँ से फिर से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि जो इंडिया के बगल वाला जो भी देश होते हैं उनसे प्रश्न हमारे सिलेबस में है, वो टॉपिक दिया गया है। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे स्थित हैं? अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो औरंगाबाद में स्थित हैं। और जो ये गुफाएं हैं इसका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कराया गया है, ठीक है, जबकि अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों के द्वारा करवाया गया है, ठीक है। यहाँ अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जबकि एलोरा जो है उसमें हिंदू, बौद्ध और जैन, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि जो अजंता है, अजंता में केवल बौद्ध हैं, और जो एलोरा है, एलोरा में हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए और जैन तीनों हो गए, ठीक है। दोनों ये जो स्थल हैं ये 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में ये लोग शामिल किए गए हैं। तो चूंकि ये देखिए ये आपका क्या है, ये है स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके कभी चेंज होने वाला नहीं है और टॉपिक भी सेम ही है। तो जो सोल्यूशन दिया गया है ना यहाँ पे, सोल्यूशन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कि अगली बार ये पूछ दे कि जो अजंता की गुफा है वो किस धर्म से संबंधित है, ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ओणम किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? 68वां क्वेश्चन है। तो ओणम जो हो गया आपका केरल का है, ऑप्शन बी। ओणम कहाँ का है? केरल का है। ओणम हो गया केरल का, बिहू हो गया असम का, पोंगल हो गया तमिलनाडु का, और महामस्ताभिषेक जो है कर्नाटक का हो गया है। तो 69वां क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सूर्य के जो सबसे नज़दीक है वो तो बुध है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे नज़दीक बुध है, लेकिन बुध जो है वो सबसे गर्म ग्रह नहीं है। क्योंकि सबसे पास है तो गर्म होना चाहिए, लेकिन बुध ग्रह नहीं है सबसे गर्म। बुध के बाद क्या पड़ता है? बुध के बाद पड़ता है शुक्र। तो शुक्र जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है।
इसमें सबसे बड़ा जो ग्रह है, बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा जो है बुध है। मतलब जो सबसे पास है वो सबसे छोटा भी है, और सबसे छोटा चूंकि वो सबसे पास है तो वो परिक्रमा भी वो सबसे जल्दी करेगा। और सूर्य से अगर दूरी के क्रम में देखेंगे तो वरुण जो है वो सबसे दूर पे है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है? तो नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। गीतांजलि की इन्होंने रचना की थी, इसी के लिए मिला है। और टैगोर का जन्म जो है वो कलकत्ता में हुआ है 1861 में। प्रमुख इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे क्या बनता है कि ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने ही महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहा था, और भारत और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा हुआ है। तो इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये आ गया हमारा हिंदी का गद्यांश। तो हिंदी का गद्यांश हमारे में जो सिलेबस है उसमें 10 नंबर का पूछा आता है, और इसको अगर ध्यान से किया जाए तो 8 नंबर या फिर 9 नंबर, या फिर सही कहें तो 10 में 10 नंबर आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखिए, मैंने वीडियो पॉज करके इसका आंसर जो वो आराम से लगा लिया है, कोई बहुत कठिन नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वीडियो इसका पॉज कीजिए और आप इसको एक बार आराम से पढ़िए। जो यहाँ से यहाँ तक ये दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक आप इसको पढ़िए, और इसको पढ़ने के बाद हमारा जो प्रश्न है आप उसको करिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, पहला प्रश्न क्या है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? ठीक है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो पहला जो हमारा आंसर निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति जो है वो स्थापित नहीं की जा सकती है। मतलब विश्व में शांति स्थापित करने के लिए प्रेम और अहिंसा जो है वो जरूरी है। अगली लाइन है, शांति के अभाव में मानव जाति का विकास जो है वो संभव नहीं है। मतलब अगर शांति नहीं रहेगी तो लोग युद्ध में लड़ते रहेंगे और विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे अलग अलग देशों के प्रेजेंट टाइम में जो युद्ध हो ही रहे हैं, तो विकास संभव नहीं है, उनसे पूरे के पूरे देश जो है वो बर्बाद हो जा रहे हैं। तो युद्ध जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा विकास होगा। तो इस प्रकार हमारा जो पहला उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, तो इसका पहला उत्तर सीधे सीधे हो जाएगा मानव जाति के विकास के लिए। हमको सीधे सीधे स्टेटमेंट दिया हुआ है, कहीं से आपको दिमाग एक्स्ट्रा भी नहीं लगाना है। दूसरा 72वां क्वेश्चन, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? विश्व शांति का स्थापना हमको करना है तो क्या आवश्यक है? देखिए यहाँ पे सीधे तौर पे दिया हुआ है दूसरा, कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। मतलब शांति स्थापित नहीं होगी किसके बिना? प्रेम और अहिंसा के। तो प्रेम और अहिंसा दोनों आवश्यक तत्व हैं इसके। तो बी में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अहिंसा और प्रेम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? अब देखते हैं कठोर हृदय कहाँ वाला है। तो यहाँ पे देखिए जो तीसरा वाला ऑप्शन ये वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्व के कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रेम और अहिंसा के द्वारा। यहाँ लिखा हुआ देखिए प्रेम और अहिंसा के द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कठोर से कठोर हृदय वाला। तो यहाँ पे अहिंसा केवल दिया हुआ है, प्रेम नहीं दिया हुआ है, तो ये अहिंसा के द्वारा जो है वो बना सकते हैं। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग में प्रमुख तत्व क्या होते हैं? 74वां प्रश्न पूछा है, तो हमको स्वर्णिम युग वाला खोजना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जहाँ पूर्ण शांति और सुख हो। तो पूर्ण शांति हमको चाहिए और सुख चाहिए, तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। मतलब पूर्ण शांति चाहिए, सुख चाहिए और उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी देखिए, शांति है, सुख है और रचनात्मक कार्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है 75वां, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। तो नितांत का जो पर्याय होता है वो होता है बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला हमको दिया गया है जो पैसेज है, तो आप यहाँ पे आप वीडियो पॉज कीजिए और पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का जो पैसेज है आप इसको पढ़िए। आप उसको पढ़ देंगे तो फिर आपको जो यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है, आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। तो ये हो जाएगा बहुत लंबा चूँकि पैसेज है, और इसमें हम प्रश्न अब देखेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि उसके बल से मनुष्य। देखिए हमको यहाँ पे ये लाइन मिली है, ये सीधे सीधे लिखा हुआ है इसमें, विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है
इसके बल से जो मनुष्य है वो प्रकृति और प्राणीजात का शिरोमणि बन गया है। ठीक है, मतलब प्रकृति का और जो भी प्राणी जगत में जितने भी जीव जंतु हैं उन सबका शिरोमणि, मतलब कि उनमें सबसे उच्च बन गया है। तो इस प्रकार हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, प्रकृति और प्राणी जगत का ये सिरमौर बन गया है। तो हमको ये सीधे सीधे लाइन में मिल गया, बहुत दिमाग नहीं लगाना था, तो ये हमारा हो गया। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। उसको किस चीज़ से मुक्ति मिली हमको यही बताना है इसमें। तो देखिए यहाँ पे दूसरा हमको लाइन मिला है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वैज्ञानिक चिंतन पद्धति है उससे मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़िवादी परंपराओं, ये देखिए दो चीज़ें दी गई हैं, अंधविश्वास से और जो रूढ़िवादी परंपरा है उससे ये मुक्त होकर के स्वस्थ और संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपरा। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा जो है वो उससे वो है वो मुक्त हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन है, विश्व के परिवारवत लगने का मुख्य कारण क्या है। मतलब पूरा जो विश्व है वो एक परिवार है, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। तो किसके माध्यम से लगने लगा है, यातायात और संचार, इन दोनों का विकास कितना ज़्यादा हो गया है कि आप जैसे आपको कहीं अगर जाना हो, आज के टाइम में आपको भारत से अमेरिका जाना हो तो आप प्लेन में बैठेंगे, आप पहुंच जाएंगे अमेरिका सीधे, एक दिन का भी समय पूरा लगने वाला नहीं है। आपको बात करनी हो संचार से तो आप यहाँ से सीधे कहीं भी फ़ोन मिला के बात कर सकते हैं। तो आपका जो पूरी फैमिली है वो, मतलब पूरा विश्व जो है वो एक परिवार की तरह हो गया है, क्योंकि सब लोग आपके पहुंच तक उपलब्ध हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। अगला प्रश्न है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। तो हस्तामलक जो है वो एक बहुत ही कठिन शब्द है, इसका मतलब सामान्य तो लोगों को नहीं पता होता है। तो यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे एक वर्ड मिला है, हस्तामलक यहाँ पे मिला है वर्ड। लेकिन किसी भी अगर कोई स्टेटमेंट अगर दिया है, हमको उसका मतलब अगर नहीं पता है उस वर्ड का, तो हम जब पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हमको उसका एक भाव हमको पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाहता है। तो देखिए पहले इसका हम भाव जानते हैं। तो भाव हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से, यहाँ से शुरू करते हैं पढ़ना स्टेटमेंट। तो कहा है कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में, देखिए यहाँ से, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन जो है वो अभिनंदनीय है। मतलब शिक्षा में और चिकित्सा में विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि विज्ञान के सहयोग से जो मनुष्य है वो धरती पे और समुद्र पे जितने भी रहस्य हैं उनको वो सीख करके, सारा जो भी नॉलेज है, सारा नॉलेज गेन करके वो अंतरिक्ष में जा चुका है। तो हमको मतलब ये निकला कि हस्तामलक मतलब कि वहाँ पे सब कुछ, सारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो सीख करके वो अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया है। तो यहाँ पे इसका अर्थ हम निकालने की कोशिश करते हैं, ये क्या हो सकता है। देखिए हमको जो भी ऑप्शन दिया गया है ना, तो ऑप्शन में देखिए हाथी के लिए आंवले की तरह, ये तो कुछ नहीं लग रहा है। पास में रखे आंवले की तरह, ये भी कुछ सही नहीं लग रहा है। ये जो दोनों वर्ड है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ये हो सकता है। तो इसमें भी देखिए, इसमें वर्ड दिया गया है क्या, स्पष्ट, और यहाँ पे वर्ड क्या है, अस्पष्ट। तो मनुष्य जो है वो जब धरती पे सारे विज्ञान के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको सीख के वो जब अंतरिक्ष में गया है, इसका मतलब है कि वहाँ पे स्पष्ट वर्ड होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे वो कॉन्सेप्ट सीख चुका है। और बोधगम्य, बोधगम्य मतलब होता है कि कोई भी, मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, तो किसी व्यक्ति के मानसिक रूप से किसी भी विषय को समझने या फिर उसको धारण करने की जो योग्यता होती है उसको बोधगम्यता कहते हैं। ठीक है, मतलब कितना जल्दी कोई चीज़ जो स्टूडेंट है उस चीज़ को वो सीख लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। तो इस हिसाब से जो हमारा उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन डी वाला, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट वो सीख लिया है और अनायास बोधगम्य, मतलब कि अब उसको अनायास, मतलब कि फालतू का कोई चीज़ सीखने की अब ज़रूरत नहीं है, वो अंतरिक्ष में जा चुका है जितना उसको सीखना था। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से क्या आशय है। ऑप्शन को दिया गया है परंपरागत चिंतन, भावात्मक चिंतन, वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन और स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन।
तो देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है वैज्ञानिक चिंतन। देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक चिंतन पद्धति। अब इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। तो एक लाइन ऊपर से शुरू करते हैं समझना और आगे तक इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो ना, आप पूरा 1-2 लाइन पढ़ेंगे तो आपको उसका मतलब जो है पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कहा है कि सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। मतलब विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया और विज्ञान की चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। मतलब कि जो वैज्ञानिक चिंतन पद्धति है उससे अगर कोई भी ऐसा विषय है जिस पर सोचने विचारने की ज़रूरत है और उसमें भी अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं से आप फ्री होकर के, ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्वस्थ एवं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। और यहाँ पे एक पॉइंट और क्या है, अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त होकर के यथार्थ एवं सम्यक जीवन जो है वो जी सकता है। तो यहाँ से हमको उत्तर मिल जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वस्थ एवं संतुलित जो है वो चिंतन उसी को ये प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि ये यथार्थ और सम्यक जीवन, यथार्थ और सम्यक जीवन मतलब कि एक स्वस्थ और संतुलित जो है वो जीवन कब जिएगा, जब वो स्वस्थ और संतुलित वो चिंतन करेगा, ठीक है। तो स्वस्थ और संतुलित चिंतन होगा तो उसका जीवन भी जो है वो स्वस्थ और संतुलित होगा। अब यहाँ से आता है डीआई का प्रश्न। डीआई का प्रश्न जो होता है वो बहुत इसमें मतलब इम्पोर्टेंस रखता है। 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 में 20 नंबर की आपकी डीआई है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न का है कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल में अंक का अनुपात दिया गया है। तो अब इम्पोर्टेंट बात क्या हो गई, हमको रेशियो दिया गया है। रेशियो किसका है, देखिए रेशियो है हिस्ट्री का और जियोग्राफी का, हमको ये रेशियो दिया गया है। लेकिन हमको यहाँ पे देखिए जो संख्याएं दी गई हैं वो दशमलव में दी गई हैं, तो हम कैसे कहेंगे कि ये भिन्न है। तो जिसको भी थोड़ा सा दशमलव को भिन्न में बदलने आता होगा ये प्रश्न उसने ज़रूर किया होगा। जैसे कि हम 0.35 का उदाहरण लेके चलते हैं, तो ये है 0.35। 0.35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35/2 अंक पे यहाँ पे दशमलव है तो 1 लगा के 2 बिंदु पे दशमलव है तो हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या कितने बढ़ जाएगा, 5 7 35, ये जाएगा 20। मतलब कि 7/20 जो है ये इसका मान आ गया। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हम सभी को बदल लेंगे। तो इसको हम बदलते हैं, देखिए ये 0.35 है तो ये हो गया 7/20। देखिए जिन लोगों को भी ये ना आता हो ना, तो हमारे चैनल पे एक परसेंटेज का चैप्टर अवेलेबल है और जो डीआई भी है ना, मैंने वो सारी डीआई कराई हुई है, तो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चलिए मैं फिर से करा देता हूँ। ये 0.35 है, इसको हम लोग लिखेंगे 7/20, ठीक है। ये 0.65 है, मतलब कि 65/100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/20। ये 0.95 है तो 95/100 यानी कि 19/20 हो जाएगा। ये है 85/100 कितना हो जाएगा, 17/20 हो जाएगा। 125 है, मतलब 1.25 है तो हो जाएगा 125/100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 125/100 हो जाएगा। इसको हम 5 से काटते हैं तो हो जाएगा 25/20 हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा थोड़ा गंदा हो गया राइटिंग। ये हो जाएगा 25/20 और ये है 1.4। 1.4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 140/100 लिख सकते हैं। इसको 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 28 बार, ये जाएगा 20 बार, तो ये जाएगा 28/20 और ये 155, तो 155/100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31/20। तो अब आपने सभी को कन्वर्ट कर लिया है और यहीं तक सारी कैलकुलेशन थी। इसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई बहुत मेहनत लगने वाला नहीं है। पहला प्रश्न है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। मतलब इतिहास में जो अंक हैं वो ज़्यादा हैं और हमको जो रेशियो दिया गया है, देखिए इतिहास बटे ज्योग्राफी कहा गया है। तो इतिहास में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ज़्यादा और ज्योग्राफी में क्या चाहिए, कम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंश वाला हिस्सा है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसी वैल्यू जो 1.0 के ऊपर होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए हम अगर कहें कि 1.1
अगर हम कोई संख्या हमको मान लीजिए रेशियो हमको दिया हुआ है कितना 1.1, तो 1.1 में हमारा हो जाएगा 11/10। तो ये अंश वाला हिस्सा हमारा ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार से हमको कौन कौन सा ज़्यादा मिल रहा है, तो हमारा है 1.55, देखिए, फिर हमको दिया है 1.4 और 1.25। हमको तीन जो है वर्ष जो है वो ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये 3। तो इतिहास में ज़्यादा किस में है, 3 विषय में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। मतलब इतिहास में हमको कम अंक मिला है। चलिए इसको देखते हैं। तो इतिहास में आपको अंक कम मिला है, तो ये कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया, मतलब अंश वाला हिस्सा हमारा कम है। तो ये कहाँ कहाँ पे इसको देखते हैं, देखिए 13/20 एक जगह हुआ, 17/20 दो जगह हुआ, 7/20 तीन जगह हुआ और 19/20 चार जगह हुआ। ठीक है, तो कौन कौन सा हमारा है, पहला है, दूसरा है और ये तीसरा है और छठा वर्ष है। तो 1, 2, 3 और 6 जो मतलब स्टूडेंट नंबर जो ये हैं, इनका हिस्ट्री में कम नंबर है भूगोल की तुलना में। तो हमारा सही क्या हो जाएगा इसमें, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भूगोल में छात्र 3 एवं 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। ठीक है, तुमको किसका बताना है, भूगोल का बताना है और छात्र 3 और 4 के मध्य बताना है। देखिए ये रहा हमारा भूगोल, मतलब भूगोल तो सारे ही हैं, छात्र 3 और 4 के मध्य, ये हमारा रहा छात्र 3 और ये रहा छात्र 4। तो छात्र 3 का है 0.35 और छात्र 4 का है 1.25। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए जब भी कोई चीज़ रेशियो में, मतलब कि अनुपात में दी हुई होती है रेशियो में, तो आप उसमें वृद्धि नहीं बता सकते हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि 1/4 और 2/3 में जो अंश वाला हिस्सा है, मतलब अंश वाले हिस्सा में कितना रेशियो का वृद्धि हो रहा है, तो आप ये नहीं बता सकते क्योंकि दोनों वैल्यू जो है वो रेशियो में दी गई है। आप वृद्धि कब बता सकते हैं, आप वृद्धि तब बता सकते हैं कि जब आपको एग्जैक्ट मान दिया गया हो। जैसे कि हम ये कहें कि 10 है, 10 से बढ़ के 15 हो जाता है, तो कितने की वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि हुई। 5 की वृद्धि हो रही है 10 पे, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, ये हो गई 50% की वृद्धि। तो इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं इस प्रश्न को। तो इसका सही उत्तर है अपर्याप्त आंकड़े। ठीक है, इसमें देखिए कहा गया है कि इतिहास और भूगोल के अंकों को ये नहीं दर्शाया गया है बल्कि अनुपात में दर्शाया गया है। तो अनुपात का आप नहीं निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो देखिए अधिकतम अनुपात 1.55 दिया गया था और न्यूनतम 0.35 था, तो इसका अंतर कितना हो गया, 1.20 हो गया, ऑप्शन डी वाला। अगला प्रश्न है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, तो उसके इतिहास में कितने अंक हैं। ठीक है, तो छात्र 4 का देखते हैं। तो छात्र 4 हमारा ये है, देखिए तो छात्र 4 कितना है 1.25, ये है स्टूडेंट नंबर 4 और रेशियो दिया है 1.25। 1.25 हम लोग क्या ले सकते हैं, 5/4। और ये रेशियो क्या है, ये रेशियो है हिस्ट्री का और ये है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में उसको कहा है कि 60 अंक मिले हैं। ठीक है, तो 4 से जब ये देखेंगे कितना गुना है, तो ये 15 गुना है, 15 चौके 60 होता है। तो ऐसे ही 5 से देखेंगे हम, 15 गुना जब करेंगे तो 15 पचे 75, मतलब उसको हिस्ट्री में 75 अंक मिले हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी है, वो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1.25 दिया गया था, तो हो गया 125/100, ये हो गया 5/4 और 4 का मान 60 है तो 5 का मान 75 हो जाएगा। तो इतिहास में उसके 75 अंक हैं। अगली टाइप हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या जो 86 से 90 तक ये दिया गया है। इसमें कच्चे ऊन का जो उत्पादन है वो दिया गया और ये है मीट्रिक टन में। ठीक है, पहला प्रश्न है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा है। तो हमको उच्चतम वृद्धि का वर्ष निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हमको यहाँ पे दिख रही है वो दिख रही है 53 से, देखिए 53 से दिख रही है 65 तक, और दूसरी वृद्धि जो हमको दिख रही है ये 58 से लेके 68 तक। तो 58 से 68 तक 10 यूनिट का वृद्धि है और 53 से 65 तक 12 यूनिट का हमारा वृद्धि है। तो यानी कि सर्वाधिक वृद्धि हमारा कौन सा हो जाएगा, 2016-17। यहाँ पे देखिए 2016-17 में सर्वाधिक वृद्धि जो है वो
हुई है हमारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा है पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन कितना प्रतिशत जो है वो बढ़ गया। तो प्रथम 4 वर्ष को हमको जोड़ना है 56, 51, 53 और 65, और फिर अंतिम 4 वर्ष को जोड़ना है ये 76, 58, 68 और 73। इसका कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए प्रथम 4 वर्षों को हमने जब जोड़ा है तो 225 आया है, और अंतिम 4 वर्षों को जोड़ा है तो 275 आया है। तो 225 से 275 वृद्धि हुई है। ये कितनी हुई है? तो 50 यूनिट की वृद्धि हुई है। और कितने की तुलना में हुई है? तो जो हम परसेंटेज निकालते हैं वो हमेशा हम पिछले वर्ष को लेकर के ही निकालते हैं। तो हमारा पिछला मान 225 है, तो 225 की तुलना में 50 की वृद्धि हुई है, तो ये हो गया 1/9 हो जाएगा ये, और माफ़ कीजिएगा, ये 2/9 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो आएगा हमारा 22.5%। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 22.5%। अगला क्वेश्चन है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन है। तो इसमें जो भी डेटा दिया गया है ना, देखिए कुछ बहुत कठिन है नहीं, तो जो भी यहाँ पे सारा डेटा दिया गया है जैसे 56, 51, 53, 65, 76, 58, 68 और 73, ये जो भी उत्पादन है यहाँ पे ये वाला सारा, इन सभी को जोड़ के हमको 8 से केवल डिवाइड कर देना है। तो हमने सभी को जोड़ा, 8 से डिवाइड किया, ये आया 500/8, और ये इसका उत्तर फाइनल आया 62.5। ठीक है, कुछ कठिन रहेगा तो मैं उसको खुद सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको आप सोल्यूशन ऐसे देख लीजिए, नहीं तो समय बर्बाद होगा आपका भी। अगला क्वेश्चन है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है। सबसे ज़्यादा पूछ रहा है कि किस वर्ष सबसे ज़्यादा कमी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस वर्ष सबसे ज़्यादा कमी हुई है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो कमी हमको दिख रही है वो 76 से लेकर 58 तक दिख रही है। इसके अलावा और कोई कमी ऐसी नहीं है। जैसे 56 से 51 तक आया है तो ये 5 यूनिट का केवल कमी है। 76 से 58 कितना हो गया? 76 से हम आएंगे 16 आएंगे तो 60 पहुँचेंगे, मतलब ये 18 यूनिट का यहाँ पे कमी हो रहा है। तो सर्वाधिक कमी जो हो रहा है वो 18-19 में हो रहा है। देखिए 2018-19 में जो है सबसे ज़्यादा जो है वो कमी हमको दिख रही है। अगला क्वेश्चन है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। मतलब यहाँ पे हमको 2019-20 के तुलना में 2014-15 का उत्पादन जो बताना है वो कितना था। तो 14-15 का देखते हैं। 14-15 में कितना है? 51 है, और 19-20 में कितना है? 68 है। तो 51/68 हो जाएगा हमारा। तो हो जाएगा 51/68। इसको 17 से काटेंगे, 17 × 51, 17 × 4 = 68, ये हो जाएगा 3/4। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। आसान DI दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ DI का कि यहाँ पे 5 सेल्समैन हैं, ठीक है, और उनके द्वारा जो वार्षिक कमीशन अर्जित होती है वो दी गई है। पहला प्रश्न कहा है किस वर्ष में सेल्समैन सी के द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वो दर्शाती है। एग्ज़ाम में आपको एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया 2016, 17, 18 और 19, और यहाँ पे कौन कौन सा है? 16, 17, 18, 19। मतलब ये है बताने का कि आपको 2020 का नहीं निकालना है, आप एक कैलकुलेशन आप एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, ठीक है, आपको ये ध्यान देके चलना है। तो ये रहा हमारा सेल्समैन सी। हम देखते हैं कितनी वृद्धि हुई है। तो 2016 में अगर हम देखें कितनी वृद्धि हुई है, 2016 में हम किस कब देखेंगे? 2015 की तुलना में देखेंगे। तो देखिए 26,200 से ये हुआ है 27,800। तो इसको जोड़ने का तरीका क्या है? देखिए 26,200 है ना, तो 26,200 में आप कितना जोड़िए? आप 800 जोड़िए तो ये हो जाएगा 27,000, और फिर 27,000 में देखिए 800 जोड़ेंगे तो पहुंच जाएगा 27,800। तो ये हो जाएगा हमारा 1,600 का वृद्धि हुआ है यहाँ पे। दूसरा हम देखेंगे 2017 में। 17 में कितना हुआ है? 17 में हुआ है 27,800 से लेकर के 28,200 तक। तो ये कितना है? ये 400 है, ये तो कम ही निकला। अगला हम देखेंगे 2018 में। 18 में हम देखते हैं कितना हुआ है? 28,200 से 29,100। ये कितना हो गया? देखिए 28,200 है ना, इसमें आप 800 जोड़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 29,000 तक, और फिर 100 जोड़ देंगे तो 29,100 तो पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे 900 का वृद्धि हुआ है, तो ये भी सर्वाधिक नहीं है।
अगला देखते हैं 2019 में 29,100 से 29,400, ये हो गया 300। मतलब हमको 2016 में 1,600 सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वो दिख रही है। देखिए 2016 में सबसे ज़्यादा वृद्धि है यहाँ पे। तो 2016 में सेल्समैन सी के द्वारा अर्जित कमीशन जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का कितना प्रतिशत था। मतलब हमको 2018 वर्ष में देखना है और किसका, बी का कमीशन देखना है, और फिर पांचों की तुलना में वो कितना था। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये है वर्ष 2018 और 2018 में किसका कमीशन देखना है, हमको बी का देखना है। तो बी का कमीशन कितना है, 28,000 है, बटे पांचों सेल्समैन का कमीशन कितना है, 1,46,960 है। देखिए 1,46,960 हमको ये देखना है। तो यहाँ पे आप एक मोटा मोटी आंकड़ा ये लगा सकते हैं कि जैसे देखिए इसके लिए ना, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका ऑप्शन कहाँ कहाँ पे दिया गया है। ये देखिए, ये लगभग 20% है, ये 80% है, ये 98% है। मतलब डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर दिया गया है। तो हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो वो निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो 28,000 वाला है उसको हम लोग 30,000 मान लेते हैं, जो हर वाला है उसको हम लोग 1.5 लाख मान लेते हैं। ठीक है, इससे कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। तो अब हम क्या होगा कि 30,000 से 1.5 लाख में भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 1/5। और 1/5 का जो मान होता है वो होता है कितना, 20% हमारा मान होता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 20% के आसपास, जो भी वैल्यू हमको दी गई होगी। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 19.5। देखिए 20%, 28,000 बटे 1,46,960 है। इसको ये एग्जैक्ट निकाला है, लेकिन आपको एग्जैक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन बहुत पर्याप्त है। अगला प्रश्न है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम था। ऑप्शन में क्या दिया है, ए बी सी डी, मतलब वो केवल ए बी सी डी का ही निकालना है, और 2015 की तुलना में 2018 का निकालना है। तो देखिए वर्ष कौन कौन सा है, 2015 की तुलना में 2018 का निकालना है, और इसमें ए बी सी और डी का निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 27,350 है और ये 29,800 है। तो ये कितना हो गया, 27,350 में हम 650 जोड़ेंगे तो पहुँच जाएंगे 28,000 पे। देखिए 650 जोड़ेंगे तो पहुँच गया हम 28,000 पे, फिर 1,000 जोड़ेंगे तो पहुँच गया 29,000 पे, और फिर 800 जोड़ेंगे तो हम पहुँच जाएंगे 29,800 पे। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये 18 2450 ही निकल जाएगा। तो ए का कितना निकल के आया है, ये आया है 2450। हमको एक वैल्यू मिल गई ए की। बी का देखते हैं, बी का दिया हुआ है 26,850 से लेकर के 28,000 तक। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 26,850 से इसमें 150 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27,000 और फिर 1,000। तो बी का हो जाएगा 1,150 रुपये। फिर सी का निकालते हैं, सी का 26,200 से लेके 29,100 तक है। तो 26,200 से जाएंगे हम 29,100 तक, तो ये 26,200 में 800 जोड़ेंगे तो पहुँच जाएंगे 27,000 और फिर 2,100 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2,900। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। और फिर डी का देखते हैं, तो 27,850 है से लेके 30,060 तक जाना है। तो 27,850 में 150 जोड़ेंगे तो पहुँच जाएंगे 28,000, और 28,000 के बाद जब 2,000 जोड़ेंगे तो पहुँच जाएंगे 3,000, मतलब 2,060। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा ये आएगा 2,060 और ये 15, 15 6 21, 2,110 आएगा ये। तो डी का आ गया 2,110। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा है वो सी का है, ये कितना है 2,900 है। ठीक है, देखिए जो सी वाला है ना, सी का कितना दिया है 2,900 दिया, ये सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें सी दिया हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन के द्वारा अर्जित जो उच्चतम है और न्यूनतम कमीशन है उसका अंतर हमको बताना है कि किस वर्ष में कमीशन का अंतर जो है वो सर्वाधिक रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं वर्ष 2015 के लिए। तो 2015 में जो उच्चतम है वो कितना है, वो 28,650 है, और न्यूनतम कितना है, न्यूनतम है 26,200। फिर 2016 का देखेंगे हम लोग, 2016 में जो सर्वाधिक है वो 30,000 है, और न्यूनतम कितना है, न्यूनतम आपका है 27,800। फिर 2017 का देखते हैं, 17 में जो सबसे हाईएस्ट है वो 29,800 है, और न्यूनतम जो है वो है 25,200।
फिर ऐसे ही 2018 का एक काम करते हैं, हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा वर्ष दिया हुआ है। तो दिया हुआ है यहाँ पे 17, 18, 19, 20। एक्चुअली हमको 16, 17 का निकालने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन चलिए ठीक है, क्योंकि टैबलेट उतना दिखता नहीं है, कॉपी में जब सामने सामने रहता है तो सीधे दिखता है। 2018 में हम देखते हैं सर्वाधिक कितना है, सर्वाधिक है 30,600 और न्यूनतम जो है वो कितना हो गया, 28,000 हो गया। 2019 का देखते हैं तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे हाईएस्ट हो गया हमारा 29,000, माफ़ कीजिएगा 29,800 सबसे हाईएस्ट है। और न्यूनतम हमको कौन सा है, न्यूनतम हमारा है 24,600। 2020 का देखते हैं तो 2020 में जो हाईएस्ट है वो है 32,000 और न्यूनतम जो है वो है 27,000 रुपया। अब हमको देखना है अंतर कितना है। तो देखिए यहाँ पे हम 26 से 28 पे जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर तो दिख नहीं रहा है। 27 से 30 पे जा रहे हैं तो लगभग 3,000 का अंतर है। ये 25 से 29 पे जा रहे हैं, ये कुछ कंसीडर करने लायक है, ठीक है 17 वाला। ये 28 से 30 पे जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। 2019 में देखते हैं 24 से 29 पे जा रहे हैं, ये भी कंसीडर करेंगे हम लोग। और भी ये 27 से 32 पे जा रहे हैं तो ये भी कंसीडर करेंगे। अब हमको कौन कौन सी कैलकुलेशन करनी है हमने ये डिसाइड कर लिया। तो पहले हम 2020 का देखते हैं। तो 2020 में 27,000 से हम जा रहे हैं 32,000 पे, तो ये सीधे सीधे कितना हो गया, 5,000 हो गया, ठीक है। 2019 में कितना हो गया, 24,600 से 29,800। तो देखिए 24,600 में 5,000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29,600 और ये हो जाएगा 5200, 200 आपको और जोड़ना पड़ेगा। 2018 का देखते हैं तो 28 से 30 है, इसको छोड़ दिया हमने। 17 का देखते हैं, 17 में 25 से 29 पे जाना है तो ये 4,000 के आसपास आएगा, इसको भी अब छोड़ ही दीजिए। मतलब आपको यहाँ पे ये दिखा कि 2019 में सबसे ज़्यादा जो है वो अंतर है हाईएस्ट और मतलब सबसे न्यूनतम के बीच में। तो हमारा जो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 2019। ये क्या सॉल्यूशन किया हुआ है, देखिए सॉल्यूशन यूज किया है ना, ये गलत सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे ये निकाला हुआ है कि सेल्समैन ए का, देखिए इसने क्या निकाला है, इसने निकाला है कि देखिए इसने क्या किया है, इसने जो सेल्समैन ए है ना, देखिए सेल्समैन ए है तो सेल्समैन ए का जो हाईएस्ट वाला है, हाईएस्ट कौन सा है 29,800 है और सबसे न्यूनतम कितना है, सबसे न्यूनतम 25,200, इसका अंतर निकाला हुआ है। तो हमको ABCD तो चाहिए नहीं कि कौन सा सेल्समैन है, हमको चाहिए वर्ष, ठीक है, हमको वर्ष चाहिए। तो वर्ष के हिसाब से हमारा 2019 सही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में सेल्समैन डी के द्वारा अर्जित कमीशन ए के द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो देखते हैं 2019 में डी ने कितना अर्जित किया हुआ है। देखिए 2019 में ये डी है हमारा है 29,800 है, ठीक है। और किस वर्ष की तुलना में पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है अच्छा 2019 में डी का अर्जित कमीशन ए के अर्जित कमीशन का, ठीक है। तो 2019 में डी ने 29,800 किया है और ए ने कितना किया है 24,600। तो प्रश्न में यही पूछा, खाली हमको निकालना पड़ेगा बस। देखिए तो 29,800 कितना है 24,600 का, क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ है डी के द्वारा जो अर्जित कमीशन है वो ए के द्वारा अर्जित कमीशन का कितना प्रतिशत है। मतलब ए वाला जो है वो हर में रहेगा, क्योंकि ए की तुलना करके हमको बताना है। तो 24,600 नीचे रहेगा, 29,800 ऊपर रहेगा। तो आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि अगर अंश वाली वैल्यू अगर हमारी बड़ी है और हमको परसेंटेज निकालना है, इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आएगी वो 100% के ऊपर आएगी। तो आपको उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा सीधे तौर पे बता सकते हैं कि इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 100% से ऊपर कोई वैल्यू दी ही नहीं गई है। तो ये हमारे 3 DI लगभग खत्म हो गया। अब हमारी आती है चौथी DI। इसमें कहा गया है चौथी DI में कि इसमें 4 शेयर ब्रोकर हैं और उनमें खुले खातों की संख्या जो है वो सैकड़ों में दी गई है। देखिए यहाँ पे ये 4 शेयर ब्रोकर हैं, कौन कौन से हैं, तो एंजल है, शेर खान है, जीरोधा और ट्रेडबुल है। और इसमें कुछ महीने दिए गए हैं, 5 महीने। तो पहला प्रश्न इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत जो है वो महत्तम है। तो हमको क्या करना है, हमको महीने में बताना किसका एवरेज सबसे ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हमको सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो मई का हम जोड़ेंगे, हमारा कितना आएगा, फिर जून का जोड़ेंगे, जुलाई का जोड़ेंगे, अगस्त का जोड़ेंगे और सितंबर का जोड़ेंगे। हम पाँचों को जोड़ देंगे। और एक बात आप जान जाइए, अगर कोई भी योग, अगर 2 संख्याएं हैं, इसमें हम 4 से डिवाइड करें और इसमें हम 4 से डिवाइड करें, तो जो संख्या अगर मान लीजिए x और y, अगर मान लीजिए हमारा अगर x बड़ा है तो अगर उसमें हम उसका एवरेज अगर निकालेंगे तो एवरेज भी जो है वो y से बड़ा ही आएगा। इसका मतलब है कि जिसका योग सबसे ज़्यादा होगा उसी का एवरेज भी सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें हम सभी को जोड़ते हैं।
देखिए ये मई में आया है 112/4 यानी कि 28, जून में आया 133/4। आप इसको सीधे सीधे ऐसे ऐसे देखिए ना, देखिए ये आया है 112, ये आया 133, ये आया 162, ये आया 180 और ये आया 200। मतलब कि जिसका मान सबसे ज़्यादा आएगा उसका एवरेज भी तो सबसे ज़्यादा आएगा। तो हमको सितंबर महीने में जो है वो सबसे ज़्यादा जो खाते हैं वो खोले गए हैं सबसे ज़्यादा, ये हो गया सितंबर। आप यहाँ से वीडियो पॉज करके आप इसको जोड़ के सॉल्व कर सकते हैं आराम से। मैं बस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका फालतू समय बर्बाद होगा। और ये सारी सारी जो डीआई है ना मैंने अलग से कराई हुई है, ठीक है, 2021 की, 22 की, 23 की। आप हमारे चैनल पे जाइएगा, आप देखिएगा, और वहाँ पे जो एक एक डीआई का जो एक एक कैलकुलेशन है, सारा का सारा कैलकुलेशन मैंने खुद लाइव क्लास में किया है, ठीक है। तो आप जाकर वहाँ पे जरूर देखिएगा। 97वां क्वेश्चन है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक, मतलब या फिर ज़्यादा है, कम या ज़्यादा है। तो अगस्त में खुले खातों की संख्या हमने अभी जोड़ा था 180 और जून में 133। देखिए अगस्त में यहाँ पे था 180 और जून में कितना था 133, अभी को हम लोगों ने जोड़ा था। तो यहाँ पे ये कितना ज़्यादा है, तो 133 से 180 जो है ये 47 ज़्यादा है। तो 47 ज़्यादा है कितने में, 133 के तुलना में। तो ये कितना परसेंटेज हो गया, एक काम करिए आप इसको ऐसा सॉल्व कीजिए, ये 47 है ना, 47 को आप कर दीजिए 45 और 133 है, 133 को कर दीजिए 135। ये 45 तिहाई 135 होता है तो 1/3 आ जाएगा। इसका मान जो है वो लगभग, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो डेटा दिया गया ना, आपको ये भी अप्रॉक्सीमेशन जब भी आप लगाएंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें थोड़ा तो अंतर होना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए, बी और सी तीनों बहुत पास पास दिए गए हैं, तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी, मतलब कैलकुलेशन आपको पूरा करना पड़ेगा। तो इसका उत्तर आएगा 35.3%। अगला जिसमें उदाहरण दिया हुआ है क्वेश्चन, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या में जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। देखिए हमको ये बताना है कि मई महीना से लेकर सितंबर तक, मतलब मई में कितना खुला है, मई से सितंबर तक एंजल का सारा योग बताना है और फिर जीरोधा का सारा योग बताना है और फिर उसका अनुपात बताना है, ठीक है। तो हम मई से सितंबर तक पहले किसका जोड़ेंगे, एंजल का। तो हमको पहले ये पूरा जोड़ना होगा, ठीक है, ये पूरा जोड़ेंगे और फिर किसका जोड़ेंगे, जीरोधा का। जीरोधा का हमको पूरा ये वाला जोड़ना होगा। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो देखिए आया है एंजल का 208, जीरोधा का आया है 200। अब पूछा इसका रेशियो कितना है, तो पहले हम ऊपर एंजल रहेगा और नीचे ऐसे जीरोधा रहेगा, तो 208/200, ठीक है। ये कितना होगा, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए अगर आपको ये दिख रहा है ना 208/200, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि देखिए हम जब भी रेशियो लेते हैं ना, तो हम नीचे अगर हमको 100 मिल जाए तो हम सीधे सीधे रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि हम 100 से भाग किसी भी संख्या में दे सकते हैं। तो ये 100 कैसे होगा, हम यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे तब, तो ये हो जाएगा हमारा 104। ये 2 यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 1.04 हमारा रेशियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, ठीक। तो इसके पहले हम लोग ये निकाले थे, नहीं यहाँ पे हमको इस प्रकार जोड़ना पड़ेगा फिर से। देखिए हमको शेयर ब्रोकर में निकालना है कि मैक्सिमम खाता किसमें खुला है, तो हमको एंजल का जोड़ना पड़ेगा पूरा, फिर शेर खान का जोड़ना पड़ेगा पूरा, जीरोधा का पूरा जोड़ना पड़ेगा, फिर ट्रेडेबल का पूरा जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग सबको जोड़ेंगे तो यह आया 208, 147, 200 और 232। तो देखिए जिसका योग सबसे ज़्यादा होता है ना उसका एवरेज भी सबसे ज़्यादा होता है। तो 232 आया है ये सबसे ज़्यादा, तो इसका एवरेज भी सबसे ज़्यादा कितना है, 46.4। तो ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा ट्रेडेबल है। तो ट्रेडेबल में सबसे ज़्यादा जो है वो खाते खुले हुए हैं। अगला देखते हैं, ट्रेडेबल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या फिर ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसके पहले हम लोग निकाले थे अभी को। देखिए पूछा किसका, ट्रेडेबल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का कितना प्रतिशत है, कम या फिर ज़्यादा है। तो ट्रेडेबल में कितना है, ट्रेडेबल में है 46.4 और शेर खान में कितना है 29.4। तो 29.4 से 46.4 कितना ज़्यादा है, तो ये हम लोग निकालेंगे, ये आएगा 17 और 29.4 से हम लोग तुलना करेंगे तो ये परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 57.82%, ठीक है। इसका उत्तर जो हो जाएगा सही वाला वो हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए मेरे डीआई जो है ना वो कैलकुलेशन थोड़ी सी भगा के क्यों किया है, क्योंकि डीआई जैसे डीआई में ये जानना जरूरी है कि कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है।
देखिए जोड़ने घटाने सबको आता है। अब आप ये चाहेंगे कि मैं यहाँ पे बैठ के जोड़ूँ अगर, तो ये आपका ही समय बर्बाद होगा। मैंने कोशिश की है कि आपका जल्दी जल्दी हो जाए, आपका समय बचे। हाँ, आपको ये जानना जरूरी है कि कोई क्वेश्चन किस तरीके से होता है। जैसे कि देखिए ये जो बुक दी गई है ना, इस बुक में देखिए जो ये वाला क्वेश्चन था ये गलत किया गया था, ठीक है, मैंने सही तरीका बताया इसका। तो ठीक है, आपको जैसा लगा हो आप एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो कुछ एक अच्छा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि लोग पता नहीं क्यों लाइक और कमेंट करते ही नहीं है, वीडियो देख के निकल जाते हैं। तो अगर हो सके तो इतना कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। और इसका जो दूसरा वाला पार्ट है वो जल्दी ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।